में आपका स्वागत है। आज हम सीधे चर्चा पे आते हैं कि जो कल मतगणना हुई 4 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में, वहां पे आई चुनाव परिणामों का भारतीय वर्तमान राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हमने पहले भी आपको बताया था कि उत्तराखंड में जो सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए हुए चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में जाता है, तो ये उत्तराखंड के में 2022 में होने वाले चुनाव के लिए उत्तराखंड के हितों के लिए उचित नहीं रहेगा। दूसरी तरफ और चुनाव परिणाम जो आए वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। इससे ये आशा की किरण बनती है कि आने वाले समय में उत्तराखंड के हितों के लिए जो कार्य होगा, सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, ये चुनावी वर्ष है, ये महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो 5 साल के लिए जो चुनाव होगा उसमें फिर इस प्रकार की सरकारें ना रहे जो जनहितों की जन आकांक्षाओं को रोकने का काम करे और निष्क्रिय सरकारें। दूसरी तरफ हमने पहले ही अपने जो 4 राज्यों और एक केंद्र प्रशासित प्रदेश की विधानसभाओं के होने वाले चुनाव के ऐलान के दिन ही बता दिया था कि बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी और तमिलनाडु में द्रमुक और केरल में वामपंथी आगे रहेंगे। वहीं जो हमारा आकलन था पांडुचेरी का, कि पांडुचेरी की जनता ने जनादेश पहले कांग्रेस के पक्ष में दिया था। अब कांग्रेस ने उस जनादेश का सम्मान नहीं किया था, इसलिए हमें आशाएं थी कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ लाभ मिल सकता है। चुनाव परिणामों पर नज़र डालें तो बंगाल में जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस को भारी बहुमत मिला, वहीं आसाम में भारतीय जनता पार्टी अपने किले को बचाने में सफल रही। और द्रमुक राजनीति में तमिलनाडु की जो द्रविड़ राजनीति है उसमें स्टालिन जो द्रमुक के प्रमुख चेहरे रहे हैं और करुणानिधि के छाया की तरह काम करते थे, उन्होंने उन्हें एक प्रकार से अपना अघोषित वारिस कर दिया था, तो उसलिए जनता ने उन्हें जनादेश दिया। अब वर्तमान में जयललिता की समर्थन वाली पार्टी जो ध्वजवाहिका पार्टी थी, अखिल भारतीय आल द्रविड़ कड़गम, उसकी सत्तासीन थी। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था उसे केंद्र वाली, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के कंधों के सहारे लेकर तमिलनाडु की राजनीति में भी प्रवेश करना चाहती थी, तो द्रमुक इस समय सफल रहा। तो बंगाल की बात है, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को गत विधानसभा चुनाव के दृष्टि से भारी सफलता मिली। वहाँ 3 से लेकर उसके इस समय 77 विधानसभा सीट अर्जित कर चुके हैं। और जहाँ तक तृणमूल का है, तृणमूल इस समय सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि ममता बनर्जी की संघर्षशील और जो उनका खुला तुष्टिकरण के साथ साथ जो कांग्रेस और वामपंथी दलों द्वारा उसका उतना प्रखर विरोध न कर पाके उस चुनाव को ईमानदारी से न लड़के एक प्रकार से अपने मतों का हस्तांतरण भाजपा को रोकने के लिए तृणमूल के पक्ष में करने का काम किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने इस प्रकार के चुनाव प्रचार नहीं किए जिस प्रकार अन्य राज्यों में वो करती है। इस प्रकार से बंगाल में जो ममता बनर्जी को सबसे लाभ ये हुआ जो उन्होंने PK प्रशांत किशोर के रणनीति के तहत जिस प्रकार से उन्होंने केजरीवाल को दिल्ली में भी सहानुभूति लहर और उन पर हमला के दृष्टि उन्हें पीड़ित बता के जिस प्रकार से नंदीग्राम में उनके पैरों में चोट को एक प्रकार से उन पर हमला बताने प्रचारित किया गया और वो एक कुर्सी में बैठ के इस प्रकार पूरे मत प्रचार के दौरान रही और मतगणना के दिन बाद उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। तो ये तमाम रहे कि ममता बनर्जी भी खुली हुई मजी हुई नेता है और वो जमीनी नेता है। भारतीय जनता पार्टी को भी भारी सफलता मिली, भले ही सत्ता
पाने में भारतीय जनता पार्टी असफल रही। उनके नेताओं का दावा था कि 200 से अधिक सीटें उन्हें मिलेगी, लेकिन जिस प्रकार से ममता बनर्जी के पक्ष में और ये कोरोना काल में इस प्रकार से जो कुव्यवस्था देश में देखने को मिली, उसका भी कहीं ना कहीं खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को 200 की वो लेने में पड़ी। परंतु हमारा यह साफ मानना था कि किसी प्रकार से इस समय ममता बनर्जी को चुनाव नहीं जीतना देना चाहिए। भले ही ममता बनर्जी शुभेंद्र अधिकारी से चुनाव हार चुकी है खुद का चुनाव पर, लेकिन वो उसकी पार्टी को पूर्ण बहुमत से सबसे ज़्यादा बहुमत मिला उसके चुनाव के अभी इतिहास में उसको अभी तक के जो दिन में। बंगाल में सबसे ज़्यादा जो अभी तक ज्योति बसु को लोग याद करते, ज्योति बसु के बाद ममता बनर्जी तीसरी बार जो वहाँ कांग्रेस के एक नेता रहे, पर ममता बनर्जी इतने दमखम से जो चर्चित और जनता में अपनी सादगी और उसके वजह जो ममता बनर्जी में भले ही आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने भतीजे और परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, पर लेकिन जनता जहाँ तक उनके पक्ष में जो मुसलमानों का काफ़ी एक मुश्त वोट पड़ा और कुछ जो उन्होंने चंडी पाठ इत्यादि करके बंगाल की बेटी और सहानुभूति पैर पे हमले के जो सहानुभूति मिली और रणनीति मिली, वो उसका लाभ उन्हें अवश्य मिला। लोग इन्होंने यही सोचा है कि इस संघर्षशील महिला को अपनी महिला है, बंगला की बेटी है, इसका वो किया। परंतु भारतीय जनता पार्टी को 3 से लेकर यहाँ 77 सीटों पर जाना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देर सवेर जो जिस प्रकार से बंगाल की राजनीति में, हिंसक राजनीति में एक लगाम लगाने की ज़रूरत थी, तो वो उसमें अभी तक सफल नहीं हुए। वो उसके मुख्य जिम्मेदार कांग्रेस और वामपंथी दल हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब गलत काम कोई भी करे उसका विरोध होना चाहिए, पक्षपात किसी का भी नहीं होना चाहिए, जाति धर्म और क्षेत्र के नाम पर किसी का भी न पोषण होना चाहिए न उसका शोषण होना चाहिए। सबको समान अवसर है, चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी हो, जो देश का नागरिक है, जो देश की नीतियों पर चलना चाहता है, उसको सम्मान मिलना चाहिए था और उसको अवसर मिले। परंतु राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थ के लिए जाति क्षेत्र और रिश्तेदार अपने निहित स्वार्थों, दलीय स्वार्थों को लेकर शासन व्यवस्था को तुष्टीकरण करते हैं, जिससे अराजकता फैल जाती है, जो सुशासन नहीं दे पाता है। और जो टकराव की राजनीति है उससे न राष्ट्र का भला होता न राज्य का भला होता है। दलगत राजनीति से न राष्ट्र को उस पर पहुंच चुका है कि देश में इस प्रकार से राष्ट्रांतरण के लिए पहुंचे हुए करोड़ों शरणार्थी जो यहाँ घुसपैठिए थे, वो इस देश पर काबिज होकर यहाँ के अमन चैन और शांति व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इसे पर रोकने के लिए मजबूती से काम किया जाना चाहिए था। वो काम देश की अधिकांश राजनीतिक पार्टियां नहीं करती है। जो करती है उन पे भी धर्म के नाम पे राजनीति करने का आरोप लगाती है। ये हम ये नहीं कह रहे भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल सही काम किए, परंतु भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे, इन मुद्दों को उठाकर एक जनता की दृष्टि में लाकर राष्ट्र को किस ढंग से बचाना चाहिए, इसको आगे। और असम में भारतीय जनता पार्टी का आना एक राष्ट्र के लिए शुभ संकेत है। कांग्रेस पार्टी को अपनी नीतियों में पुनर्विचार करके अपनी तुष्टीकरण और छद्म राजनीति को, अवसरवादी राजनीति को छोड़कर मूल्यों की राजनीति करनी चाहिए। और जो सारी सरकारों को, राजनीतिक दलों का अब ध्यान कोरोना महामारी को देश से पर अंकुश लगाने के लिए, कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से राष्ट्र का भला नहीं होगा। और ये केवल जमीनी स्तर पर जो काम नहीं हुए, ऑक्सीजन से लेकर इत्यादि का, उसका मजबूती से किया जाए। राष्ट्र के में जो स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से नीचे उतरी है उनको दोबारा से स्थापित करने का काम किया जाए और जनता जागरूक होकर इस प्रकार से कोरोना को रोकथाम के लिए अपने तमाम उपचारों को करे, सावधानियां बरते। यही राष्ट्र के लिए सबसे वह है। जहाँ
अब तक हमारा सवाल है, हमारा ये मानना है कि किसी भी ढंग से वो ताकतें सत्तासीन नहीं होने चाहिए जिसके सत्तासीन होने से राष्ट्र विरोधी ताकतें मजबूत होती हैं और जिनके सत्तासीन होने से राष्ट्र में जातिवाद क्षेत्रवाद का अलगाव बढ़े। इस प्रकार से किसी भी ढंग से नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली कोई पार्टियां सत्तासीन नहीं होना चाहिए। जो भी उम्मीदवार आपके क्षेत्र में इस प्रकार से असामाजिक तत्व हैं उनको हराने के लिए जनता को पहल करनी चाहिए। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं यहाँ पे अपना ये वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूँ। और ये समीक्षा समाप्त करने से पहले एक बात अवश्य बताना चाहता हूँ कि पूरा विश्व इस समय कोरोना महामारी से त्रस्त है। इस पर रोकथाम लगाने, उपचार करने के साथ साथ उस बीमारी का भी उपचार करना होगा जिस बीमारी के कारण ये पूरे संसार में कोरोना हुआ है। ये जो जैविक हथियार जो चीन से प्रसारित का जो आरोप लगाया जा रहा है उसको देखते हुए इसका ईमानदारी से जांच होनी चाहिए और उन राष्ट्रों को कठोरता से अंकुश लगाना चाहिए जो इस प्रकार के कार्रवाइयों में लिप्त है। अपने निहित स्वार्थ के लिए पूरे संसार में इस समय 14-15 करोड़ से ज़्यादा लोग पीड़ित हो चुके हैं और 32 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसका खमियाजा पूरे विश्व को भोगना पड़ रहा है। अर्थव्यवस्थाएं जमीन के रसातल में जा चुकी हैं। तो इसलिए ये तत्कालीन केवल ये समस्या नहीं है, कोरोना नहीं है, ये मनोवृत्ति है जो संसार में अपने वर्चस्व के लिए पूरी मानवता को संकट में डालने की है। इस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।